अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सेवन्थ मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 4। उसका क्वेश्चन नंबर वन है, उसको समय क्या करेंगे बगैर रटाने लगाना। मैथमेटिक्स में किसी भी सब्जेक्ट में आपने जो भी काम करना है उसको आपने समय क्या करना, आपका कंसेप्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए, तब पढ़ाई का फ़ायदा होता है। रटा लगाने से सिर्फ एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर वन है, इसका फर्स्ट पार्ट है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल उसे होती है ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। कैन नॉट बी, जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? फर्स्ट ऑप्शन है आइसोसेलेस, यानी जिसमें दो साइडों की लेंथ इक्वल होती है, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर है इक्विलेटरल, जिसमें तीनों साइडों की लेंथ इक्वल होती है। फिर है स्केलिन, जिसमें तीनों साइडें की लेंथ डिफरेंट होती है। फिर बोथ आइसोसेलेस एंड स्केलिन। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस हो सकती है, स्केलिन भी हो सकती है, लेकिन इक्विलेटरल नहीं हो सकती। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे नहीं होती जिसमें तीनों साइड की लेंथ इक्वल हो। तो जो ऑप्शन बी है इक्विलेटरल, तो वो नहीं हो सकती। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। तो सेकंड पार्ट इसका, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, फिर इन राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज़ 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का, एंड द अदर टू एंगल्स आर। तो जब बाकी दो एंगल्स हैं, आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं, उनकी सम कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। और एक एंगल 90 डिग्री का, तो बाकी जो दो एंगल्स हैं उनकी सम भी 90 डिग्री होगी। 90 प्लस 90 180। तो ऐसे दो एंगल जिनके सम 90 डिग्री होती है हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज़ 90 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री। तो ऐसे दो एंगल्स जब आप ऐड करें तो 90 डिग्री आ जाए, उन्हें हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री कौन से एंगल्स होते हैं? जिनके सम 180 डिग्री होती है। जब दो एंगल्स को आप प्लस करें 180 डिग्री आ जाए, उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ऑब्टयूस एंगल कौन सा होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस हो, उसे कहते हैं ऑब्टयूस एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो और 360 डिग्री से लेस हो, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। तो अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा, तो बाकी दो एंगल्स हैं उनकी सम 90 डिग्री होती है, इसलिए हम कहते हैं दीज आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कंसेप्ट आपने सारा याद रखना है। पता नहीं ये सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं जिनके साथ 180 डिग्री होती है। ऑब्टयूस एंगल 90 से ग्रेटर, 180 से लेस एंगल ऑब्टयूस होता है। रिफ्लेक्स जो 180 से ग्रेटर और 360 से लेस है, उससे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इन है एसोसिएट ट्राइंगल। एसोसिएट ट्राइंगल जिसमें दो साइडों की लेंथ इक्वल होती है। जब दो साइडें की लेंथ इक्वल हो, तो इसमें दो जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। इफ़ बेस एंगल्स आर इक्वल टू 42 डिग्री, और बेस एंगल्स दोनों 42 डिग्री की हैं, ईच देन वर्टिकल एंगल है। तब जो वर्टिकल एंगल है वो क्या होगा? ये देखें, मैं ट्राइंगल इसकी डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये वाली मैं बना ली है एसोसिएट ट्राइंगल। इसमें ये साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। इन्हें हम कहते हैं बेस एंगल। ये 42 डिग्री है, ठीक है। ये वाला भी 42 डिग्री है, 42 डिग्री है जी। और जो दोनों के सम कितने होंगे? 42 प्लस 42 डिग्री प्लस 42 डिग्री इक्वल कितना आएगा? 84 डिग्री। अब जो ये इसे हम कहते हैं वर्टिकल एंगल। ये दो बेस एंगल्स हैं, जो तीसरा एंगल होता है इसे हम कहते हैं वर्टिकल एंगल। तो तीनों की एंगल्स कितनी है? जो तीन एंगल्स हैं इनके सम 180 डिग्री होती है। जो तीनों एंगल के सम 180 डिग्री होती है। दो एंगल के सम 84 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा? तो 180 में से माइनस कर दें, 180 डिग्री माइनस 84 कर दें, तो कितना है? 96 डिग्री। तो जो तीसरा एंगल है यानी वर्टिकल एंगल है वो कितना होगा? 96 डिग्री होगा। तो ये वो कह रहा है इन एन एसोसिएट ट्राइंगल इफ बेस एंगल्स आर इक्वल टू 42 डिग्री ईच, देन वर्टिकल एंगल इज 96 डिग्री होगा। इससे कि 42 प्लस 96 तीनों को प्लस करें तो 180 डिग्री आना चाहिए, वो आएगा इसमें। फिर फोर्थ पार्ट है विच आर द फॉलोइंग एंगल्स
so found with transversal and parallel lines are supplementary. तो which are the following is so found with transversal and parallel line. अब आपको पता होना चाहिए ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं और पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं. ये देखें, इसके डायग्राम देखें. ये दो मैंने पैरेलल लाइन ले लिए, एक ये वाली लाइन है, दूसरी ये वाली लाइन है. ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है. तो तीसरी लाइन जो इनको कट कर दी है, तीसरी लाइन जो इन दोनों लाइनों को पैरेलल लाइंस को कट कर दिया, तो हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये तीसरी लाइन दोनों लाइनों को कट कर दिया, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल. तो जो एंगल्स बनते हैं, कौन से एंगल बनते हैं? एक केवल एंगल बन रहा है, दूसरी एंगल बन रहा है. ठीक है, इन्हें हम कहते हैं वर्टिकल एंगल्स. ये एंगल कौन से हैं? वर्टिकल एंगल. ये एंगल वर्टिकल है, ये एंगल भी वर्टिकल है, ये एंगल वर्टिकल है, ये एंगल वर्टिकल है. ये एंगल इन्हें कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स. ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं. ये वाला एंगल अल्टरनेट है, ये वाला एंगल अल्टरनेट है, ये एंगल अल्टरनेट है. ठीक है, अब देखें वो पूछ क्या रहा है. तो which of the following angles so found with transversal or parallel lines are supplementary. यानी कौन से एंगल जिनकी जो साम सप्लीमेंट्री कैसे कहते हैं? ऐसे एंगल जिनके साम 180 डिग्री होती है. सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनके साम 180 डिग्री होते हैं. यहाँ से देखें कौन सा एंगल जिनके साम 180 डिग्री है. ये जो एंगल है, एक ये वाला एंगल, दूसरा ये वाला एंगल, इन दोनों के साम 180 डिग्री है. इससे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों के साथ, यानी लाइन का साथ जो एंगल बनता है, किसी भी लाइन का साथ जो एंगल बनता है उससे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सप्लीमेंट. 180 डिग्री होता है और जिन दो एंगल के साथ 180 डिग्री हो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, अब देखें ये दोनों लाइनों के अंदर बन रहे हैं, ये दोनों लाइन के अंदर बन रहे हैं ना, ये भी लाइन के अंदर है, ये भी लाइन के अंदर है. ठीक है, बाकी जो एंगल ये वाला एंगल, इनके साथ 180 डिग्री नहीं होती, इनके साथ भी 180 डिग्री नहीं होती. तो ऑप्शन दिए हुई हैं अल्टरनेट एंगल्स, इनके साथ 180 डिग्री नहीं होती. जो इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी लाइन के अंदर ही इंटीरियर एंगल, ये वाले इंटीरियर है, लाइन दोनों लाइनों के अंदर बने हैं, तो इनके साथ 180 डिग्री होती है. वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी इनके साथ भी 180 डिग्री, सब ये भी सप्लीमेंट्री नहीं होते. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनके साथ भी 180 डिग्री नहीं होती. जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके साथ 180 डिग्री होती है. फिर नेक्स्ट है 5वां. इफ़ टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 40 डिग्री एंड 100 डिग्री, द थर्ड एंगल है. तो कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसके दो एंगल्स, एक 40 डिग्री है, दूसरा 100 डिग्री है. तो तीसरा एंगल क्या होगा? तो 40 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 140. इन दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा? 140. जो तीनों एंगल के साम कितनी होती है? 180 होती है. तो 140 में 40 प्लस करें फिर 180 हो जाएगा. इसका जो तीसरा एंगल है वो क्या होगा? 40 डिग्री. यानी 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री 80 हो गया, प्लस 100 180 डिग्री. किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल के साम 180 डिग्री होती है. दो एंगल दिए हुए हैं 40 और 100, इनके साम 140 हो जाएगी. तो 140 में 40 प्लस करें तो 180 बन जाता है. इससे जो तीसरा एंगल है वो 40 डिग्री होगा. पार्ट नंबर 6 है द डायगोनल्स इन द क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड मीन्स 4, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड मीन्स 4, लेटर मीन्स साइड, यानी 4 साइडों वाली फिगर. क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं? 4 साइडों वाली फिगर, 4 साइडेड क्लोज फिगर. 4 साइडेड क्लोज फिगर. तो 4 साइडेड क्लोज फिगर कौन सी होती है? वो हो सकता है स्क्वायर, हो सकता है स्क्वायर की 4 साइडें होती हैं. फिर रेक्टेंगल हो सकती है, रेक्टेंगल के भी 4 साइडें होती हैं. फिर पैरेललोग्राम, उसकी भी 4 साइडें होती हैं. फिर रोम्बस होती है, रोम्बस की भी 4 साइडें होती हैं. उसके बाद काइट होती है, काइट, इनकी भी 4 साइडें होती हैं. इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रिलेटर. कोई भी 4 साइडेड फिगर जो होती है उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटर. द डायगोनल्स इन द क्वाड्रिलेटर डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर. तो कौन सी क्वाड्रिलेटर है जिसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करना होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो बाइसेक्ट मीन्स 2, बाई का मीन्स 2, बाइसेक्ट है ना, बाई मीन्स 2 और सेट मीन्स डिवाइड करना है. तो बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. द डायगोनल्स इन द क्वाड्रिलेटर डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर. स्क्वायर है तो जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं.
स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल जो काइट होती है इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है। और जो रोम्बस होती है उसका डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। काइट की मैं देखें यूँ होता है, जो काइट है उसकी किस तरह की होती है, ये देखें, ये डायग्राम है काइट की, ये दो साइड है, ये दो साइड है, ये काइट है। तो इसका डायगोनल कौन सा होगा, इसको मिला दें इसके साथ, ये इसका डायगोनल है, इसको मिला दें इसके साथ, ये इसका डायगोनल है। ये देखें ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे। बाकी जो स्क्वायर होता है, वो जो रोम्बस होती है, रेक्टेंगल होती है, उसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो काइट में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते। तो उसका आंसर क्या होगा, काइट। ये 7वां पार्ट है। तो इन विच क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर है, तो जब भी क्वाड्रिलेटर की बात आती है फिर आपके जहन में आ जाना चाहिए कि वो क्या हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, फिर क्या हो सकता है, काइट हो सकती है, रोम्बस हो सकती है, और ट्रेपीजियम भी, एक ट्रेपीजियम भी होती है। तो इन विच क्वाड्रिलेटर देयर आर नो पैरेलल लाइंस, कौन सी क्वाड्रिलेटर है जिसमें पैरेलल लाइंस नहीं होती। इन विच क्वाड्रिलेटर देयर आर नो पैरेलल लाइंस। तो स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर काइट, फिर रोम्बस। तो स्क्वायर में भी लाइनें पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल में लाइनें पैरेलल होती हैं। देखें ये स्क्वायर है ना, ये देखें, ये स्क्वायर यूं करके स्क्वायर होता है। तो ये जो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इस तरह जो रेक्टेंगल होती है, यूं करके रेक्टेंगल होती है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इससे जो रोम्बस है, रोम्बस यूँ होती है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। लेकिन जो काइट होती है, तो ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल नहीं, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं होती। तो काइट में जो लाइनें हैं वो पैरेलल नहीं होती। तो इन विच क्वाड्रिलेटर द अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, तो कौन सी क्वाड्रिलेटर है जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते। स्क्वायर, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ट्रेपीजियम, इसे क्या पढ़ना है, ट्रेपीजियम। ये देखें ट्रेपीजियम यूँ होती है, इसके डायग्राम बनाकर दिखाता मैं आपको। जो ट्रेपीजियम है इसके डायग्राम यूँ होती है, यूँ करके, यूँ 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 करके। इसका ये वाला अपोजिट एंगल है, ये इक्वल नहीं है। इसका अपोजिट एंगल ये वाला, ये इक्वल नहीं है। तो ट्रेपीजियम में जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी ये एंगल ये वाला एंगल इक्वल नहीं होते, ये एंगल इक्वल नहीं होते। बाकी जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, ये देखें, तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला होगा, ये भी 90, ये भी 90 है। इसका अपोजिट एंगल ये वाला, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो सिर्फ जो ट्रेपीजियम होती है उसमें जो अपोजिट एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। इसमें जो ऑप्शन है वो याद रखनी है आपने। फिर अब पॉलीगन, पॉलीगन किसे कहते हैं, मैनी साइडेड क्लोज फिगर। पॉली मीन्स मैनी, गन मीन्स साइड्स। पॉलीगन मैनी साइडेड क्लोज फिगर। जो ट्राइंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, डेकागन है, ये सारी की सारी पॉलीगन्स होती हैं। अब पॉलीगन इज सेड टू बी इफ एट लीस्ट वन एंगल इज रिफ्लेक्स। तो ये रिफ्लेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन है। तो ऐसी पॉलीगन जिसमें एक एंगल रिफ्लेक्स हो, यानी रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, 180 डिग्री से ग्रेटर हो, 360 डिग्री से लेस हो, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसी पॉलीगन जिसमें एक एंगल, कम अज़ कम एक एंगल रिफ्लेक्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव पॉलीगन। तो ये वाली कनकेव पॉलीगन की डेफिनेशन है। एसएसआई में मैंने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो ये डेफिनेशन में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, चार्ट क्वेश्चन में, तो ये एमसीक्यू भी है। नेक्स्ट है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। तो ऑक्टागन किसे कहते हैं, जिसकी 8 साइड्स होती हैं, 8 साइडें, जिसकी 8 साइडें होती हैं, उसे कहते हैं ऑक्टागन। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज, कौन सा होगा, तो किसी भी जो ऑक्टागन पॉलीगन ही होती है, और ऑक्टागन ऐसी पॉलीगन होती है विच हैज़ 8 साइड्स। तो उसका एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं,
360 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं। 360 डिग्री को डिवाइड कर दें 8 के साथ, तो 8 4 ज़ार 40, 8 4 ज़ार 32, 8 4 ज़ार 32, फिर 8 5 ज़ार 40, 45 डिग्री। तो कोई भी जो ऑक्टागन होती है, कोई भी जो ऑक्टागन होती है उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना होता है 45 डिग्री। नेक्स्ट है, इफ़ ए फिगर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, किसी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इट इज़ नोन एज। तो ये जो प्रोसेस है, यानी किसी भी फिगर को या किसी शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ट्राइंगल है, उसका 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो प्रोसेस है क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। ये स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो प्रोसेस है डिवाइड करने का उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हैं। किसी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हैं। तो जैसे 4.5 है उसमें मैंने पढ़ा था कि लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रा करते हैं, वो ऐसा भी आप देखें, पूरा चैप्टर ही देखें, चैप्टर नंबर 4 देखें। उसके बाद है द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन कैसे कहते हैं, जिसकी 6 साइडें होती हैं। हेक्सागन जिसे कहते हैं जिसकी 6 साइडें होती हैं। तो जो हेक्सागन की 6 साइडें होती हैं और उसके उसके लाइन ऑफ सिमेट्री भी 6 होंगी। हेक्सागन हैज़ 6 साइड्स, देयरफॉर इट हैज़ 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो उसका जो ऑर्डर है वो भी 6 ही होगा। 2 4, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, तो 16 नहीं है बल्कि 6 है। जो ऑप्शन सी है बुक में 16 लिखा हुआ है, तो उसको आप काट कर इसको क्या कर लेना है, 6 कर लेना है। हेक्सागन है, उसकी 6 साइड होती हैं, तो उसकी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। उसका जो ऑर्डर रोटेशन है वो भी 6 होगा। इसके बारे में बुक में करेक्शन कर लेनी है। फिर है विच आर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर मीन्स 4 साइडेड क्लोज फिगर हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन सी क्वाड्रिलेटर है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, रोम्बस की भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, काइड की भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, स्क्वायर की भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये से चारों जो दी हुई हैं क्वाड्रिलेटर, सभी के लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इनमें जो कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें चारों से जो दी हुई हैं इन सब की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री ना, इसलिए मैं तो उसको किसी का भी टिक नहीं कर सकता। ठीक है, बुक में ऑप्शन अगर दी है तो वो गलत दी होगी। यहाँ पर ट्रेपीजियम होती, जैसे ये देखिए ट्रेपीजियम है, ये बताइए बनाइए मैंने, ये ट्रेपीजियम है, तो इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ये देखिए रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, इसकी ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये काइट है, इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये रोम्बस है, इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दी हुई हैं तो चारों जो फिगर्स हैं, शेप्स हैं, इनके लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और यहाँ पर ट्रेपीजियम होता है, फिर हम ट्रेपीजियम के ऊपर टिक कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री। तो कौन सी क्वाड्रिलेटर है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। रेक्टेंगल की सिमेट्री होती है, रोटेशनल सिमेट्री होती है। रोम्बस की रोटेशनल सिमेट्री होती है। ये जो काइट है इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री होती है। देखिए इनकी चारों साइड इक्वल होती हैं, इसकी भी चारों साइड इक्वल होती हैं, इसके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये इनमें रोटेशनल सिमेट्री होती है। लेकिन जो काइट है उसकी जो चारों साइडें हैं आमने सामने वाली अपोजिट साइडें इक्वल नहीं होती, इसलिए काइट में रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। तो इसको ऑप्शन सी को टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। किसी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करना अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। तो ये उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर देना उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये MCQ से 15 MCQ से सभी का हमने कंसेप्ट के साथ किया है। तो जब भी आप काम किया करें, मैथमेटिक्स किया करें, कोई इंग्लिश करें, कोई भी काम सब्जेक्ट पढ़ें, उसको आप कंसेप्ट के साथ पढ़ा करें। जब आप कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, समझ आएगी। जब समझ आती फिर मज़ा आता है, जब समझ नहीं आती फिर सब्जेक्ट बोर लगता है। इसलिए हमें जो भी पढ़ना है उसको आपने समय के साथ पढ़ना है। तो इसी जब मेरा जो चैनल है इस पर इंग्लिश जो 7th क्लास की इंग्लिश है
उसकी ट्रांसलेशन के तमाम वीडियोस मौजूद हैं। तो इंग्लिश की वीडियोस भी आप यहाँ पर देखा करें, उससे भी आपको इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है उनके भी सॉल्व करने में आपकी मदद मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैनल पसंद आए, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।